नमस्ते छात्रों। तो आज हम चिकित्सा का चक्कर इस पाठ्यांश का शेष भाग देखेंगे, जिसे लिखा है बेडक बनारसी जी ने। तो बच्चों, हमने देखा पिछली वीडियो में लेखक का पेट दर्द कम ही नहीं हो रहा। बहुत सारे चिकित्सक उनके ऊपर इलाज करके या चिकित्सा करके गए हैं। कुछ मात्रा में पेट दर्द कम हुआ है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से लेखक का पेट दर्द कम नहीं हुआ है। तो देखते हैं आज के शेष भाग में। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन में मित्रों की मंडली आती थी, वह आराम देती थी कम, दिमाग चाटती थी आधी। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन में मित्रों की मंडली आती थी, वह आराम देती थी कम, दिमाग चाटती थी आधी। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ़ लाए थे। वे बोले, साहब, आप लोगों को देश का हर संभव ध्यान रखना चाहिए। वे बोले, साहब, आप लोगों को देश का हर संभव ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को ही दिखलाइए। आप किसी भारतीय हकीम या वैद्य को ही दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया, अब हकीम भी सही। और यहाँ लेखक का जो पेट दर्द है वो कम ही नहीं हो रहा है, तो अब चारपाई पर लेटे हुए हैं। तो उन्हें मिलने के लिए, जैसे हम लोग देखते हैं एक आध मरीज है, बहुत दिनों से बिस्तर पे पड़ा है, चारपाई या खटिया पे पड़ा है, तो उसे मिलने उसके मित्र, अपटेस्ट या बहुत सारे उसके चाहने वाले आते हैं। तो ऐसे यहाँ लेखक बेडक बनारसी जी को भी उनके मित्रों की मंडली ने ढेर सारे मित्र आ रहे हैं। तो उनमें अलग अलग चर्चा हो रही है कि आप किसे दिखाइए, क्योंकि डॉक्टर को दिखाया है, वैद्य को भी दिखाया है। बहुत सारों का कहना है कि आप हकीम को दिखाना चाहिए। एक गृहस्थ बोले कि आप ज़रा अपने देश का भला सोचिए। अपने भारत में वैद्यकीय पद्धति प्राचीन काल से चली आ रही है। हकीम वैद्य ये भी दवा देके जो प्राकृतिक दवाइयाँ बनाते हैं, निसर्ग से बहुत सारे वस्तु को चुन के दवाइयाँ बनाते हैं। तो ऐसी दवा लेने के लिए यहाँ लेखक को एक व्यक्ति ने सुझाव दिया है। वो कहते हैं कि अपने देश का भी ख्याल रखिए। देश में भी बहुत सारे हकीम हैं, क्योंकि वेदों में हमारे देश में बहुत सारे रोग और उसके निदान के बारे में जानकारी लिखी हुई है, जैसे चरक, सुश्रुत या ऋग्वेद में, या उसमें जो वेद है उसमें ये जानकारी महत्वपूर्ण आज भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमारे इलाके में या कुछ प्रदेश में बहुत सारे ये हकीम वैद्य आते जाते रहते हैं। कुछ बीमारियों के ऊपर वह दवा देते हैं, कुछ लोगों को अपनी बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ लेखक को किसी हकीम या वैद्य को दिखाने की बात एक ने कही है। तब लेखक कहते हैं, ठीक है, डॉक्टर से देख लिया, वैद्य को भी उसके उपचार मैंने लिए हैं, अब आप बोलते हो तो हकीम ही सही। तो इस प्रकार हकीम साहब आए। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और अपनी बेबसी का हाल लिखाना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र न करना मुझसे न हो सकेगा। और यहाँ लेखक कहते हैं कि ठीक है, हकीम साहब आए, लेकिन उन्हें अब मैं मेरे बीमारी का जिक्र यानी चर्चा करने वाला हूँ, लेकिन मैं मेरे बेबसी का हाल इस पाठ्यांश में लिखना चाहूँगा। पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन के बारे में मैं कुछ नहीं बताना चाहता। मुझे उनके फैशन का जिक्र नहीं करना है, मुझसे नहीं हो सकेगा। तो क्योंकि इससे पहले जो डॉक्टर आए हैं वो घोड़ा गाड़ी में आए हैं, कपड़े कैसे हैं,
ये सब वर्णन यहाँ लेखक बेडप बनारसी जी ने हमारे लिए यहाँ पाठ्यांश में रखा है। लेकिन ये यहाँ बोलते हैं कि मैं इस हकीम का वर्णन नहीं करूँगा उसकी पोशाक के बारे में। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या करते हैं। बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी ऊनी कपड़े पहनने का समय आ गया था। परंतु हकीम साहब चिकन का कुर्ता पहने हुए थे, सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी, पाँव में पायजामा, ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पायजामा बनाने वाला थे। परंतु दर्जी इनामदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोहरी के लिए कपड़ा दिया गया हो, दर्जी ने कुछ कतरब्यत की हो और चुस्ती दिखाई हो। जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब इतने पतले दुबले थे कि मालूम पड़ता था कि उन्होंने अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बांट दी है। हकीम साहब में नज़ाकत भी बला की थी, रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ वालों के। तो यहाँ लेखक ने हकीम साहब का वर्णन अपने शब्दों में किया है। तो समझो बनारस में तेज सर्दी नहीं होती थी, नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी यहाँ ये हकीम साहब ने चिकन का कुर्ता पहना है, जैसे कि यहाँ बहुत सर्दी पड़ी है ऐसा लग रहा है। उनके सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी और पाँव में पायजामा, ऐसा मालूम पड़ता था कि दर्जी ने जितना सारा हकीम जी ने कपड़ा दिया है वो सब लगाया है। दर्जी ने उसमें कंजूसी नहीं की है, कपड़ा चुरा नहीं लिया है। ऐसा लगता है कि जो समझो ढीली मोहरी ने चूड़ीदार जो कपड़े रहते हैं, समझो औरतें चूड़ीदार पहनती है, समझो वैसे यहाँ ढीले ढाले कपड़े इन हकीम जी के तन पे है, ऐसा लेखक बता रहे हैं। और समझो यहाँ उनके पैरों में दिल्ली वाला जूता है, जैसे कि गांव में भी प्राचीन काल में जूते बनाने का काम होता था। लेकिन आजकल फैशन का युग है तो ढेर सारे लोग कंपनी में बने हुए जूते चप्पल पहनते हैं। तो प्राचीन ज़माने में समझो जूतों जैसे कानपुरी जूता, तो ऐसे ये दिल्ली वाला जूता हकीम जी ने पहना हुआ है। दिखने में हकीम साहब बिल्कुल दुबले पतले हैं, जैसे कि यहाँ लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी सेहत मरीजों के ऊपर खर्च की है। जैसे मालूम पड़ता है कि उन्होंने अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों में बांट दी है। यानी ये दुबले पतले हैं लेकिन मरीजों को ठीक करते हैं। उन्होंने समझो मरीजों को ठीक करने में ही अपनी समझो यहाँ तंदुरुस्ती बांट दी है। और हकीम साहब में एक नज़ाकत की बला है, वे रहते थे बनारस में लेकिन कान काटते थे लखनऊ वालों के, मतलब यहाँ वो दूर रहते थे लेकिन हकीम समझो सेवा बहुत सारे प्रदेशों में करते थे। ये लखनऊ तक अपना उपचार या चिकित्सा करने में जाते थे। तो यहाँ ये लेखक ने हकीम जी के बारे में अपने शब्दों में वर्णन किया है। आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले, मिजाज कैसा है? मैंने कहा, मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतज़ार था। अब यह ज़िंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, या रब, आप तो ऐसी बातें करते हैं जैसे गोया ज़िंदगी से बेजार हो गए हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करते हैं? मरे आपके दुश्मन, नफ्स तो दिखाइए। खुदावत करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। और यहाँ जैसे ही हाकिम लेखक के पेट दर्द के लिए उनके घर पे पहुँचे हैं तो आते ही लेखक ने उन्हें सलाम किया है, क्योंकि हम भी अतिथिगणों का जैसे हमारे द्वार पे आते हैं नमस्ते चमस्ते करके उनको प्रणाम करके अभिवादन करते हैं, ऐसे यहाँ लेखक बेडप बनारसी जी ने भी किया है।
जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले, मिजाज कैसा है, यानी आप कैसे हो। तो लेखक ने कहा, मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतजार था, मैं तो मरने वाला हूँ लेकिन आपका ही इंतजार कर रहा हूँ ताकि आप ही मुझे अब बचा सकते हैं, आपके ही हाथ में मेरी ज़िंदगी है। तब हकीम साहब ने कहा, यार आप तो ऐसी बात करते हैं जैसे कि गोया ज़िंदगी से बेजार हो गए हो, जो कि बची हुई ज़िंदगी अब आप जीना ही नहीं चाहते, ऐसे बातें कर रहे हो। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? और वो कहते हैं, भला ऐसी अनहोनी बातें कोई करता है क्या? आप तो बिल्कुल ठीक होने वाले हैं। और वो कहते हैं, मरे आपके दुश्मन नफ्स तो दिखाइए, और मरे आपके दुश्मन आपकी नफ्स तो दिखाइए, और खुदावत करीम ने चाहा तो, यानी अल्लाह ने चाहा तो आप आनंद फानंद में आपका दर्द रफू चक्कर हो जाएगा और आप जल्द ही ठीक हो जाओगे। तो इस प्रकार हकीम साहब ने उन्हें जीने के लिए राहत दी है, क्योंकि लेखक तो चिकित्सा कर करके थक चुके हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर चौहानाथ कातर आए हैं, वैद्य सुखदेव शास्त्री आए हैं, कविराज सुखदेव शास्त्री भी उन्हें कहा जाता है, और अब हकीम साहब आए हैं, उन्होंने उन्हें जीने की राहत दिलाई है। तब लेखक कहते हैं, तो ठीक है, अगला शेष भाग अगली तस्वीर में देखेंगे। धन्यवाद।